While the world burns with conflict, one country with 275 million people remain completely silent. No wars, no invasion, and no global politics. Just quietly become the fourth most populated country in the world. और दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम मेजोरिटी नेशन कंट्री. This is Indonesia. A country with 17,000 islands, 700 different languages, and second highest most diverse country after Brazil. Indonesia has the highest total GDP in Southeast Asia, and this is $1.4 trillion. दो कॉन्टिनेंट के बीच रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, जिसका कैपिटल जकार्ता दुनिया का सबसे तेजी से डूबने वाला शहर है. नेचुरल डिजास्टर से भरा हुआ शहर. अ कंट्री विद हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्टिव वोल्केनोज. एक ऐसा मुल्क जहां डेली दिन में मोर देन 3 टाइम्स जलजला आता है. वैसे तो दुनिया में जो औरतों की खूबसूरती है वेरी करती है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, लेकिन इंडोनेशिया में औरतों की खूबसूरती उसके नुकीले दांत है. यहाँ के इलाकाई राज के मुताबिक लड़कियों के दांतों को तेज और नुकीला बनाया जाता है, और ये काम करता है उस पर्टिकुलर एरिया के जो चीफ होते हैं. हाथ में होता है एक रफ स्टील और दांत पे दांत घिस घिस के शेप में लाया जाता है. ना कोई इंजेक्शन, ना कोई दर्द की दवा, सिर्फ सब्र, तकलीफ और प्राउड. ये रस्म घंटों तक चल सकती है क्योंकि हर दांत को परफेक्ट फंक शेप में लाना होता है. 0 में से 0 डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं, मगर मिंतावाई में ये मुस्कुराहट सच में कातिल है. ये कंट्री इतनी इंटरेस्टिंग है जहां इस वीडियो को पूरा देखने के बाद विल मेक यू वांट टू विजिट राइट अवे. आज जिस जगह को हम इंडोनेशिया कहते हैं उसे तारीख में मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया है. कभी ईस्ट इंडीज, कभी जावी और कभी नुसिनतारा. हर नाम के पीछे एक कहानी है. इंडोनेशिया में तकरीबन 1300 कौमें और 700 मुख्तलिफ जबानें बोली जाती है. हर कौम अपनी जमीन को अपने अंदाज से पुकारती है. किसी को जावा कहना था और किसी को सुमतारा. अब ये दोनों वैसे तो इंडोनेशिया के प्रोविंस है, लेकिन एक नाम जो पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करे वो उस वक्त किसी के जहन में नहीं था. 8th सेंचुरी के अरब ताजिर इस पूरे इलाके को जावी कहते थे. ये लफ्ज जावा से निकला था, लेकिन अरब इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया को रेफर करते थे. आज भी माले और इंडोनेशियन जबान में लिखने के लिए जावी स्क्रिप्ट इस्तेमाल होता है. चाइनीज लोग इस रीजन को ननियांग कहते थे, जिसका मतलब साउदर्न ओशन. अब इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन सब शामिल था. पुर्तगीज और स्पेनिश एक्सप्लोरर इसे इंसुल इंडिया कहते थे, यानी इंडियन आइलैंड. और ये जो नाम था इंसुल इंडिया, ये ज्यादातर कॉलोनियल दौर में इस्तेमाल हुआ. नीदरलैंड के एक बहुत ही फेमस राइटर है एडवर्ड डोविस डेकर, बेटर नोन बाय हिज पेन नेम मल्तातुली. उन्होंने एक नॉवल लिखा मैक्स हेवलर के नाम से. इंडोनेशिया के अंदर डच कॉलोनियलिज्म जितना भी जुल्म कर रहा था उसको इस नॉवल के अंदर टोटली एक्सपोज कर दिया. तो 1860s में जब मल्तातुली ये नॉवल लिख रहे थे तब भी उन्होंने इस एरिया को नोसनतारा कहा था, क्योंकि ये ज्यादा इंडिग्नियस था. आज भी लोग नोसनतारा को इंडोनेशिया का अल्टरनेट समझते हैं. रिसेंटली इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने प्लान किया है अपना कैपिटल चेंज करने का, और उस नए एरिया का नाम नोसनतारा रखा गया है. इंडोनेशियन गवर्नमेंट अपने दारुल हुकूमत को क्यों छोड़ रहे हैं ये मैं आगे चलकर इस वीडियो में बताऊंगा. यूरोपियन एक्सप्लोरर ने जब एशिया को डिस्कवर किया तो इस एरिया को ईस्ट इंडीज कहा, और कॉलोनियल दौर में ये बना डच ईस्ट इंडीज. लेकिन 1945 में जब आजादी मिली तो इस मुल्क ने अपना नया नाम अपनाया, एंड दैट इज इंडोनेशिया. एक नाम जो पहली बार 1850s में साइंटिफिक जर्नल में आया था, और 1928 के यूथ प्लज में ये नाम कौमी शनाख्त बन गया. इंडोनेशिया को सबसे ज्यादा खास बनाता है उसका जियोग्राफिकल लैंडस्केप. 17,000 आइलैंड्स मिलके एक कंट्री बनाता है, एंड दैट इज इंडोनेशिया. 2 कॉन्टिनेंट के बीच और खतरनाक फॉल्ट लाइन में सिचुएटेड ये कंट्री अपने अंदर 130 से ज्यादा एक्टिव वोल्केनो रखे हुए हैं. यहाँ के लोगों में डाइवर्सिटी इतनी है कि हर इलाका अपनी जबान, कपड़े और तहजीब लेकर चलता है. यहाँ हिंदू टेम्पल्स भी है, इस्लामिक मस्जिद भी और क्रिश्चियन चर्चेज भी, सब एक मुल्क के अंदर. तो अगर आप कभी इंडोनेशिया जाने का प्लान करते हैं तो वहाँ के फेमस खाने जिसमें नासी गोरिंग, साते और रेंडंग शामिल है, जरूर ट्राई करें. यहाँ का वाइल्ड लाइफ भी दुनिया में यूनिक है. कोमोडो ड्रैगन सिर्फ यही पाया जाता है, और ओरेंगोटन्स जो सिर्फ इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. इंडोनेशिया की तारीख सिर्फ डच से शुरू नहीं होती. यहाँ 1200 साल पुराने बोरोबुदुर और प्रेम्बनन जैसे मंदिर है. जब यह मुल्क हिंदू बुद्धिस्ट राज में था, 7th से 14th सेंचुरी तक यहाँ श्रीविजया और माजापहित जैसे एम्पायर थे जो साउथ ईस्ट एशिया के ट्रेड और कल्चर के सेंटर थे. फिर आया इस्लाम, अरब और गुजरात ताजरों के जरिए. जब अरब यहाँ स्पाइसेस यानी कि मसाले की तलाश में पहुंचे तो जो अरब थे उनका यहाँ के इनहेबिटेंट से इतना अच्छा सलूक था कि धीरे धीरे इस्लाम सबसे बड़ा मजहब बन गया, और पहला मस्जिद 1414 में जावा के अंदर बना. 16th सेंचुरी में पुर्तगीज आए और फिर उसके बाद डच ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए
इंडोनेशिया पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया और 350 साल तक हुकूमत की। डच ने स्पाइस ट्रेड पर कब्जा किया, बंदा और मलुको जजीरों में लोगों से जबरदस्ती काम करवाया। बहुत से लोगों को स्लेवरी का सामना भी करना पड़ा। और अगर आप इस बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो मल्तातुली का जो नॉवल है मैक्स एवलर, उसको एक दफा जरूर स्टडी करें। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानीज ने इंडोनेशिया पर हमला किया, जिसके नतीजे में पूरे इंडोनेशिया पर कब्जा कर लिया। अब जब इंडोनेशिया ने आजादी की कोशिश शुरू की तो उसमें 2 लोगों के नाम सामने आए, सुकरानो और मोहम्मद हाता। अब जिस तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल और कायदे आजम को लीडर्स माने जाते हैं, ऐसे ही सुकरानो और मोहम्मद हाता ये दोनों इंडोनेशिया के बुनियादी रहनुमा यानी फाउंडिंग फादर कहलाए। दोनों ने मिलकर 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया की आजादी का ऐलान किया। सुकरानो बने इंडोनेशिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट और मोहम्मद हाता वाइस प्रेसिडेंट। दोनों ही लीडर्स की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इंडोनेशिया में बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। सुकरानो को फादर ऑफ इंडोनेशियन इंडिपेंडेंस कहा जाता है, जबकि मोहम्मद हाता को फादर ऑफ इंडोनेशियन कोऑपरेटिव मूवमेंट, क्योंकि मोहम्मद हाता ने इस मुल्क के अंदर एक नए निजाम को कायम किया। दोनों लीडर ने मिलकर इस नए मुल्क के इख्तियार को मजबूत बनाने की कोशिश की। वो चाहते थे कि इंडोनेशिया किसी भी सुपर पावर का गुलाम ना बने, इसीलिए उनकी पॉलिसी नॉन अलायन थी, यानी किसी भी सुपर पावर कैंप का हिस्सा ना बनना। लेकिन वक्त के साथ दोनों लीडर्स के बीच कुछ इख्तिलाफ भी पैदा हुई। सुकरानो चाहते थे कि प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर हो, जबकि हाता चाहते थे कि सिस्टम में बैलेंस हो, यानी पार्लियामेंट भी पावरफुल हो। फिर भी इन दोनों की दोस्ती और इन दोनों ने मिलकर इंडोनेशिया की आजादी का ऐलान करना आज भी इंडोनेशिया की आवाम के लिए एक अहम निशान है। ये लम्हा उनकी तारीख का सबसे यादगार माना जाता है। 1967 में सुहर्तो ने पावर ले ली, अपने दौर के सबसे बड़े डिक्टेटर जो 31 साल तक इंडोनेशिया पर काबिज रहे। सुहर्तो के दौर में इकोनॉमी ग्रो तो हुई, लेकिन करप्शन और ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी होती रही। 1998 में सुहर्तो को रिजाइन देना पड़ा और फिर आया रिफॉर्मिस्ट दौर, जिसमें इंडोनेशिया ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट की। आज यहाँ फ्री इलेक्शन और स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी है। मगर इंडोनेशिया का सियासी निजाम प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है। यहाँ का प्रेसिडेंट सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट नहीं बल्कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं और अवाम डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है, यानी सीधा कौम अपना लीडर खुद चुनती है। वैसे तो इंडोनेशिया में 38 प्रोविंसेस है, हर प्रोविंस का अपना गवर्नर होता है, लेकिन फिर भी फाइनल अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास होती है। इंडोनेशिया का पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेसी की तरफ स्ट्रॉन्ग स्टेप है, लेकिन कभी कभी मिलिट्री और रिलीजन का इन्फ्लुएंस भी नजर आता है। फिर भी अवाम की ताकत हर इलेक्शन में महसूस होती है। इंडोनेशिया के करंट प्रेसिडेंट है जोको विदोदो यानी जोकोवी। फर्नीचर बनाने वाले एक आम आदमी से लेकर जकार्ता के गवर्नर तक और फिर प्रेसिडेंट बन गए। उनका हमेशा से फोकस रहा है डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और करप्शन के खिलाफ कार्रवाई। एक और पावरफुल लीडर है मेगावती सोकोर्नो पुत्री, सुकरानो की बेटी, और आज भी पॉलिटिक्स में काफी इन्फ्लुएंस रहती है। और अगर आप इंडोनेशिया जाना चाहते हैं तो वीजा प्रोसेस थोड़ा मुख्तलिफ है। पाकिस्तान के लिए टूरिस्ट वीजा रिक्वायर्ड है, लेकिन आप ऑनलाइन वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं या एम्बेसी के थ्रू डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको चाहिए होता है वैलिड पासपोर्ट, रिटर्न टिकट, होटल या स्टे का प्रूफ और सफिशिएंट बैंक बैलेंस का रिकॉर्ड। वीजा प्रोसेस और फीस आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, पॉज करके देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। 80 से ज्यादा कंट्रीज को इंडोनेशिया वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल देता है, लेकिन पाकिस्तान इस लिस्ट में शामिल नहीं है। लेकिन आप ऑनलाइन अप्लाई करके 60 डेज का टूरिस्ट वीजा ले सकते हैं। तो ये था इंडोनेशिया का सफर, नाम से लेकर वीजा प्रोसेस तक। अगली दफा किसी नए मुल्क के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।